नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक इंडिया पीपल एंड इकॉनमी के चैप्टर 5 की। और यह चैप्टर है खनिज और ऊर्जा के संसाधन। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों के प्रकार कौन कौन से हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के रूप में हम पूरे भारत के रेफरेंस में देखेंगे कि कौन सा खनिज किस तरह से वितरित है। इसके साथ ही साथ जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं इनके विवरणों को देखेंगे, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी के रिसोर्स हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं, इनकी स्थिति और इनके वितरण को समझेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन के बारे में। भारत में कई वैरायटी के खनिज संसाधन पाए जाते हैं और इसका कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना है। तो जिस तरह का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसी तरह से खनिज पदार्थों की उपस्थिति मिलती है, और इसमें जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उन सब खनिजों की उपस्थिति किस तरह के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मिलती है। तो ये पैलियोजोइक एज के जो एंशिएंट क्रिस्टलाइन चट्टानें हैं उनमें खनिजों की उपस्थिति मिलती है, और ये खनिज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकास में, क्योंकि ये आर्थिक विकास के आधार प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खनिज क्या है और उनके कितने प्रकार होते हैं। खनिज मुख्यतया प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं जो या तो जैविक प्रक्रिया या अजैविक प्रक्रियाओं से बनते हैं, और उनमें एक निश्चित ही भौतिक और रासायनिक गुण होता है। तो ये खनिज कितने तरह के हो सकते हैं, तो इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये मेटेलिक मिनरल है, या इनको कहते हैं धात्विक खनिज, यानी जिन खनिजों में धातु का अंश होता है। और दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी जिनमें धातु का अंश नहीं होता है। तो धातु ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्यतया विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उनमें तन्यता का गुण होता है, चमक होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं और जनरली ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका घनत्व भी बहुत अधिक होता है। तो जिन खनिजों में धातुएं पाई जाती हैं उनको मेटेलिक या धात्विक खनिज कहते हैं। अब इसके दो प्रारूप हो सकते हैं, एक है फेरस, या जिन खनिजों में लौह तत्व की अधिकता हो, और दूसरा है नॉन फेरस, जिसमें लोहांश नहीं पाया जाता है। लोहांश वाले खनिजों में लोहा और मैग्नीज प्रमुख हैं, जबकि नॉन फेरस में तांबा, बॉक्साइट वगैरह ये सारे आते हैं। जबकि जो नॉन मेटेलिक खनिज हैं जिनमें धातु का अंश नहीं होता है, तो इनको दो रूपों में रख सकते हैं। एक होता है हमारा फ्यूल का मिनरल्स जो ईंधन के रूप में काम करते हैं, तो इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। और दूसरा होता है जो अदर नॉन मेटेलिक्स, जैसे अभ्रक है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, इस तरह के खनिज इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो अब हम भारत में खनिज पदार्थों के वितरण के बारे में बात करेंगे। तो कुछ खनिजों के उदाहरण जब हम देखते हैं तो बहुत सारे जो धात्विक खनिज हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्राचीन क्रिस्टलाइन चट्टानें हैं उनके में पाई जाती हैं, जबकि लगभग 97% कोयला ये 3 नदी घाटियों के बेसिन में पाया जाता है। पहली नदी है दामोदर नदी, दूसरा है सोन, और तीसरा है महानदी और गोदावरी का बेसिन। इसी तरह से जब हम पेट्रोलियम को देखते हैं तो पेट्रोलियम अवसादी बेसिनों में पाया जाता है, और ये बेसिन जैसे असम में है, गुजरात में है, या ऑफशोर बेसिन है जो समुद्र तट से कुछ दूर पे अवस्थित हैं, जैसे उदाहरण बंबई हाई। भारत में जो खनिजों का ट्रेंड है, यदि भारत के मानचित्र पे देखते हैं तो यहाँ पे मंगलुरु और यहाँ पे कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो इस लाइन के पूरब में मोस्टली खनिज भारत में पाए जाते हैं। और इसका कारण क्या है, जब हम इसको जियोलॉजी के मैप से रखते हैं तो जो भी हमारी क्रिस्टलाइन चट्टानें हैं वो इसके पूर्वी भाग में पाई जाती हैं, इसलिए सारे खनिज इधर में पाए जाते हैं। तो यदि पूरे भारत के खनिजों का अध्ययन किया जाए तो 3 क्षेत्र मुख्यतया निकलते हैं और कुछ गौण क्षेत्र निकलते हैं जहाँ पे खनिजों का संकेंद्रण है। इसमें जो पहला बेल्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न पठार का रीजन है, और यह बेल्ट पूरे छोटा नागपुर पठार को कवर करता है। इस छोटा नागपुर पठार के साथ उड़ीसा का पठार है, पश्चिम बंगाल का पठार है, और छत्तीसगढ़ का भी पार्ट इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैरायटी के मिनरल्स पाए जाते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं, लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है। यदि इस रीजन को हम मैप पे देखते हैं तो ये हमारा इंडिया मैप, और इसमें जो ये क्षेत्र है, ये फील्ड है, ये हमारा पहला रीजन है। यहाँ पे भारत के मोस्टली खनिज पाए जाते हैं। अब जो दूसरा रीजन है साउथ वेस्टर्न प्लेटू का रीजन, तो इसमें कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु का क्षेत्र है, और कुछ कुछ केरला का क्षेत्र है, यानी ये वाला क्षेत्र है। तो ये भी पठारी क्षेत्र है, और यह क्षेत्र विशेषकर से लोहे और बॉक्साइट का केंद्र है। दूसरे क्षेत्र में यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में कोयले की उपस्थिति लगभग नहीं है,
केवल लिग्नाइट पाया जाता है तमिलनाडु में, और केरल का जो तट है वहां पे मोनाजाइट, ऑथोरियम और बॉक्साइट के क्ले पाए जाते हैं। इसमें जो तीसरा क्षेत्र है वो अरावली का रीजन है, जो गुजरात और राजस्थान के पार्ट को कवर किए हुए है। तो गुजरात और राजस्थान का जो पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा जिंक पाया जाता है, सिल्वर मिलता है, तांबे की खानें पाई गई हैं। लेकिन राजस्थान बेसिकली महंगे पत्थरों के, मार्बल्स के मामले में काफी रिच है। गुजरात के कुछ हिस्सों में खनिज तेल के भी भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं धारवाड़ सीरीज की चट्टानें। तो भारत में धारवाड़ सीरीज ऐसी सीरीज की चट्टानें हैं जहाँ पे भारतीय खनिज बहुतायत से पाए जाते हैं। अब इन 3 प्रमुख क्षेत्रों के अलावा हिमालयी क्षेत्र है। तो हिमालयी क्षेत्र में ये पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है और कुछ कुछ पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में भी कुछ खनिज पदार्थों की अवस्थिति पाई जाती है, जैसे कॉपर है, जिंक है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, ये सारे पाए जाते हैं। और इधर जो असम वैली है यहाँ पे मिनरल ऑयल पाए जाते हैं, यानी पेट्रोलियम पाया जाता है। और इन खनिजों का जो संकेंद्रण है वो ऐसा क्यों है, इसको हम इस जियोलॉजी के मैप से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्री कैम्ब्रियन सारी क्रिस्टलाइन चट्टानें हैं। और अभी हमने पॉइंट रेज किया था कि यहाँ न्यू मंगलूर है यहाँ पे, और यहाँ पे कानपुर है। तो इस लाइन के पूरब में ही मोस्टली भारत में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और कारण क्या है कि जो प्राचीन चट्टानें हैं, जो गोंडवाना सीरीज है, विंध्यन सीरीज है, ये सारी की सारी पाई गई हैं इस लाइन के पूर्व में। तो यही रीजन है कि यहाँ ये क्षेत्र पहला क्षेत्र है जहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये वाला क्षेत्र हमारा दूसरा क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र ये अरावली का क्षेत्र है जो गुजरात और राजस्थान को कवर करता है। भारत के प्रमुख खनिज इन 3 पेटियों तक सीमित है और इसका कारण है भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जिस तरह की जियोलॉजी पाई जाती है उस तरह से खनिज पदार्थों का वितरण पाया गया है। तो खनिजों के वितरण में जब हम समझते हैं तो पहले हम बात करते हैं फेरस मिनरल्स की, यानी जिन मिनरल्स में आयरन का कंटेंट अधिक है। तो इसमें जो 2 मुख्य खनिज पाए जाते हैं, लोहा और मैग्नीज, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क का पूरा भंडार इंडिया का पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे जो लौह अयस्क पाए जाते हैं उनमें 2 किस्में ज्यादा पाई जाती हैं। एक को कहते हैं हेमेटाइट और दूसरे को कहते हैं मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट लोहे की सबसे बेहतरीन वेराइटी होती है जिसमें लोहे का अंश सबसे ज्यादा पाया जाता है। हेमेटाइट कुछ इंफीरियर क्वालिटी का अयस्क होता है। और इन सारे अयस्कों का लगभग 95% ये स्थित है उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये देख सकते हैं कि ये बेल्ट पहला बेल्ट है और दूसरा बेल्ट है। और इसमें भी जो छोटा नागपुर है वहाँ पे आयरन का काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो छोटा नागपुर रीजन को इंडिया का रूर रीजन कहते हैं। तो रूर बेसिकली जर्मनी का एक बहुत ही फेमस लोहा उत्पादक क्षेत्र है। तो उसकी तुलना भारत के छोटा नागपुर पठार से की जाती है। उड़ीसा इसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इसको जब हम इस मैप पे देखते हैं तो उड़ीसा में देखते हैं तो ये सुंदरगंज, मयूरभंज और झार ये पहाड़ी के सीरीज में पाया जाता है। ये सुंदरगढ़ का क्षेत्र है और इसके जो प्रमुख खदान हैं उन खदानों में गुरु महिसानी, सुलाईपेट, बादाम पहाड़, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की खाने हैं। इसके बाद किरीबुरु, केंदुझर और बोनाई ये सुंदरगढ़ की खाने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सुंदरगढ़ है, केंदुझर है, मयूरभंज है, गुआ, ये सारी माइंस यहाँ से हम देख सकते हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये आयरन ओर के फील्ड हैं और इस फील्ड के अंदर अंदर ये माइंस हैं। इसी तरह जब झारखंड में देखते हैं तो नोआ मुंडी और गुआ ये 2 सबसे महत्वपूर्ण माइंस हैं जो पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूमि जिले में है। तो ये गुआ माइंस हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंहभूमि झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से बॉर्डरिंग है और मोस्टली खनिज इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यही बेल्ट फर्दर कंटिन्यू करता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में, जहाँ पे दुर्ग है, बैलाडीला है, दांतेवाड़ा है, डल्ली रजारा की हिल्स हैं। तो ये सारे लोहे उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। और इसमें जो बैलाडीला की खान है ये दंडकारण्य रीजन में छत्तीसगढ़ में, ये एशिया की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड खान मानी जाती है। लोहे इस्पात के उत्पादन में और बेल्ट हम देख सकते हैं यहाँ गोवा में है, गोवा के बाद ये महाराष्ट्र में रत्नागिरी में है, फिर ये
कर्नाटक पठार पे है। जो कर्नाटक पठार के मुख्य लोहे के क्षेत्र हैं, ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में सांदूर हासपेट का एरिया है। चिकमंगलुरु, शिमोगा जिलों में कुद्रेमुख और बाबा बुदन हिल्स की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो फेमस है आयरन के प्रोडक्शन के लिए। इनके साथ जो और क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना का जो क्षेत्र है करीमनगर और वारंगल के जिले, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर, इसके बाद तमिलनाडु में सलेम और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, ये फेमस हैं आयरन के प्रोडक्शन के लिए। अब आयरन के साथ साथ जो दूसरा फेरस खनिज है वो है मैग्नीज। मैग्नीज वैसे तो भारत की सभी प्रमुख चट्टानों में मिलता है, लेकिन इसका जो मेन कंसंट्रेशन है वो धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में पाया जाता है और इसमें उड़ीसा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। उड़ीसा की जो प्रमुख मैग्नीज की खानें हैं वो इसके केंद्रीय भाग में जो लौह अयस्क का बेल्ट है उसके आसपास पाया जाता है और ये बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगापुर, कोरापुट, कालाहांडी और बुलंगीर जिलों में पाया जाता है। तो यह बेसिकली लौह अयस्क के खनिजों के आसपास पाया जाता है। कर्नाटक दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ की जो मुख्यतया माइंस हैं वो लोकेटेड हैं धारवाड़ में, बेल्लारी में, बेलगावी में, नॉर्थ कैनरा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, ये सारे जिले ऐसे हैं जो लौह अयस्क के भी उत्पादन के क्षेत्र हैं। इसी तरह से जब हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो मैग्नीज के प्रमुख जिले हैं वो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, ये लोहे के भी उत्पादन में प्रमुखता से स्थान रखते हैं। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश का मैग्नीज बेल्ट है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा तक विस्तृत है और आगे निमार और मांडला और झाबुआ तक गया हुआ है। जो अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो तेलंगाना, गोवा और झारखंड। यदि इसको मानचित्र पे देखते हैं, इसी के साथ साथ जो ये मैग्नीज का सिंबल है, जब इसको आप मैप पे देखिए तो ये देखिए मैग्नीज का भी सिंबल ये लोहे अयस्क के क्षेत्रों के साथ साथ पाया जाता है। अब इन लौह खनिजों के अलावे जो अलौह खनिज हैं, जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है बॉक्साइट का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। इसका विद्युत क्षेत्र के उद्योगों में भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह बेसिकली पाया जाता है तृतीय क्रम के डिपॉजिट्स में और इस तृतीय क्रम का जो डिपॉजिट है वो मुख्यतया लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। जो क्षेत्र ऊंचाई पे स्थित है और यहाँ तापमान और वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वहाँ लेटराइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये या तो किसी पहाड़ या पहाड़ी के क्षेत्र में मिला है या दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में भी पाया गया है। तो इसकी जो प्रमुख खाने हैं, जैसे उड़ीसा में देखते हैं तो कालाहांडी, संबलपुर, बोलंगीर और कोरापुट, ये क्षेत्र बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। और जो झारखंड का क्षेत्र है, झारखंड में एक ऊंचे क्षेत्र होते हैं जिनको पाटलैंड बोलते हैं। ये बेसिकली पठार के कुछ क्षेत्र होते हैं जो मेसा और बूटी का उदाहरण है कि ऊपरी भाग हार्ड चट्टानों से निर्मित है और बीच में नदियों ने अपनी घाटियां काट काट के बना रखी हैं। तो ऐसे आकृति को पाटलैंड कहते हैं। तो ये झारखंड के लोहरदगा जिले में ये पाया जाता है। तो इन ऊंचे भूभागों पे बॉक्साइट की उपस्थिति मिलती है। इसी तरह से जो गुजरात में है, भावनगर और जामनगर का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे अमरकंटक पठार, कटनी जबलपुर एरिया, बालाघाट एरिया, ये सारे प्रसिद्ध हैं बॉक्साइट के अयस्क के उत्पादन के लिए। इसी तरह से जब हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो महाराष्ट्र में कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर, ये 5 जिले ऐसे हैं जो बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। इस बॉक्साइट के जो अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो तमिलनाडु है, कर्नाटक है और गोवा है। तो इन क्षेत्रों में बॉक्साइट की उपस्थिति मिलती है। अब दूसरा इसमें जो अलौह धातु है वो प्रमुख धातु है तांबा। तांबा भी विद्युत उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ साथ ये गहने के उद्योगों में भी सोने के साथ प्रयुक्त होता है। तांबे के जो प्रमुख निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं सिंह भूमि जिले में, झारखंड में है ये। और सिंह भूमि में लोहा भी है, मैग्नीज भी है। साथ ही साथ जो बालाघाट रीजन है मध्य प्रदेश का, झुंझुनू और अलवर जिले हैं राजस्थान में। ये गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे जो माइंस है अग्निगुंडाला, ये क्षेत्र फेमस है तांबे के लिए। कर्नाटक में चित्रदुर्ग और हासन जिले और तमिलनाडु में दक्षिणी अर्काट जिला। तो ये
कुछ क्षेत्र हैं तांबे के उत्पादन के लिए। तो इन तांबे और बॉक्साइट का जब भंडारण हम देखते हैं तो ये इंडिया में ये लोकेशन दिखा रहा है। तो जो स्टार की तरह से फार्म है ये तांबा है, और तांबे का जो प्रमुख बेल्ट है हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो अरावली वाला बेल्ट है यहाँ तांबा एक प्रमुख खनिज है। और साथ ही साथ ये जो झारखंड का छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, इसके बाद ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और जो बॉक्साइट का एरिया है वो बॉक्साइट के एरिया को भी हम लोग देख सकते हैं, ये रीजन। इन मेटेलिक मिनरल्स के अलावा जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं इसमें सबसे प्रमुख है माइका। और माइका या अभ्रक के उत्पादन में भारत का एक प्रमुख स्थान है। भारत में जो अभ्रक का उत्पादन होता है वो मुख्यतया झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, और कुछ होता है ये तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में। तो यह बेसिकली पठारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसका जो विद्युत से जुड़े उद्योग धंधे हैं उनमें बहुत ज्यादा महत्व है। तो झारखंड से हाई क्वालिटी का माइका प्राप्त किया जाता है और यहाँ पे एक कंटिन्यूअस क्षेत्र है हजारीबाग पठार के ऊपर। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अभ्रक का उत्खनन किया जाता है, और राजस्थान में ये बेल्ट है जयपुर से लेके भीलवाड़ा और लगभग ये उदयपुर तक गया है। ये माइका की बियरिंग चट्टाने हैं। कर्नाटक में अभ्रक का उत्पादन होता है मैसूरू और हासन जिलों में। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी। केरला के अलेप्पी में थोड़ा बहुत अभ्रक पाया जाता है और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। पुरुलिया और बांकुड़ा जिले हैं वेस्ट बंगाल में, जो झारखंड पठार के सटे हुए पार्ट हैं। तो ये क्षेत्र हैं अभ्रक के उत्पादन के। अधात्विक खनिजों के ही विभाजन में हमने ऊर्जा खनिजों को वर्गीकृत किया था। तो ऊर्जा खनिजों में मुख्यतया कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। तो इनको जैव ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति के पीछे मुख्यतया जैविक अवशेष होते हैं, और इन्हीं में न्यूक्लियर एनर्जी के मिनरल्स जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनको सम्मिलित किया जाता है। तो इन सभी का प्रयोग मनुष्य लंबे समय से करता आ रहा है, तो इसलिए इनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत एग्जॉस्टिबल हैं, यानी ये समाप्त हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा जब इनका रिग्रेस यूज हुआ। तो इनमें जो पहला ऊर्जा स्रोत है वो है हमारा कोयला। तो भारत में जो कोयले का प्रमुख उद्योग है, इससे विद्युत बनाया जाता है और आयरन की स्मेल्टिंग में इसको प्रयोग किया जाता है। और भारत में यह दो प्रकार की भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है। पहली संरचना है गोंडवाना सीरीज और दूसरी संरचना है टर्शियरी डिपॉजिट। गोंडवाना सीरीज तृतीय कोयले से प्राचीन होती है और इसमें जो 80% कोयला पाया जाता है वो नॉन कोकिंग कोल है और ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। तो कोयले में जो कई वेराइटीज होती हैं, सबसे बेहतरीन कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस, तीसरी वेराइटी है लिग्नाइट और लिग्नाइट के बाद पीट। तो ये 4 वेराइटीज होती हैं कोयले की, जिसमें से बिटुमिनस कोयला इंडिया में सबसे अधिक पाया जाता है और यह नॉन कोकिंग ग्रेड का कोयला होता है। तो भारत में कोयले का वितरण जब देखते हैं तो ये 3 प्रमुख नदी घाटियों में पाया जाता है, और ये नदी घाटियां हैं दामोदर घाटी, जो झारखंड और बंगाल के कोल फील्ड हैं वो दामोदर घाटी में आते हैं। दामोदर के अलावा ये गोदावरी, सोन नदी और महानदी के बेसिन में पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो सिंगरौली ये है मध्य प्रदेश में और उसका कुछ कंटिन्यूएशन उत्तर प्रदेश तक भी आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तालचेर और रामपुर, और चांदा, वर्धा और कामटी और बांडेर क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में है, और सिंगरेणी है तेलंगाना क्षेत्र में, और पांडुर है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ कोयले के क्षेत्र हैं। जब इनको हम इस मानचित्र पे देखते हैं तो ये हमारे कोल फील्ड्स हैं, और ये ट्रायंगल से जो दिखाया गया है वो कोल माइंस हैं। तो कोल माइंस को देख सकते हैं हम, यहाँ तमिलनाडु में नेवेली है। तो नेवेली लिग्नाइट के लिए बहुत फेमस है, और नेवेली के साथ साथ ये जो बिटुमिनस कोल का रीजन है, सिंगरौली, कोरबा, झरिया, रानीगंज, बांकुड़ा, ये क्षेत्र है, ये दामोदर घाटी का क्षेत्र है, और यहाँ पे ये महानदी का क्षेत्र है। महानदी के साथ साथ यहाँ पे गोदावरी नदी का क्षेत्र है। तो इन 3 नदियों के क्षेत्र में भारत का मोस्टली कोयला पाया जाता है, और यह गोंडवाना सीरीज से संबंधित है। जो टर्शियरी क्रम का सीरीज है, यानी जो चट्टाने तृतीयक युगीन है और अपेक्षाकृत नई है, तो वो चट्टानों के कोयले पाए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। इसमें असम में, मेघालय में, अरुणाचल में कई सारे क्षेत्र मिलते हैं। तो
तो इन क्षेत्रों को हम देख सकते हैं बेसिकली वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। मेघालय में देख सकते हैं दारंगिरी, चेरापूंजी, माओलांग और लांगरिन क्षेत्र। और मेघालय में जो कोयला पाया जाता है वहाँ की जनजातियों में एक छोटे स्तर पे कोयले खनन की विधि डेवलप की गई है जिसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। तो जैसे चूहे का बिल होता है कि सामने से होल दिखाई देता है और अंदर अंदर जाके इसमें वो लोग कोयला निकालते हैं, इसको सरकार ने अलाउ कर रखा है। लेकिन अल्टीमेटली ये काफी ज्यादा डिजास्टरस होते हैं और बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है जो अक्सर न्यूज में आती रहती है। तो ये रैट होल माइनिंग का हम देख सकते हैं मुंह है ये, और इसके अंदर अंदर लोग चले जाते हैं और व्यक्तिगत लेवल पे कोयले का खनन करते हैं। इसी तरह से जो अपर असम की घाटी है वहां पे माकुम, जयपुर और नजीरा ये 3 क्षेत्र हैं कोयले के। और अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे फेमस है वो नामचिक नामफुक क्षेत्र। और इसी तरह से कोयले के कुछ भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं जो कालाकोट में पाए गए हैं। तीसरे क्रम का लिग्नाइट कोयला होता है, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। इनमें कार्बन की मात्रा बिटुमिनस की तुलना में कम होती है। तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो तमिलनाडु, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। तो तमिलनाडु का नवेली क्षेत्र एक लिग्नाइट का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऊर्जा का दूसरा उदाहरण है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ होता है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका केमिकल कंपोजिशन और कलर ये वेरी करते हैं, इसमें परिवर्तन होता रहता है और इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है ईंधन के स्रोत के रूप में। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको लिक्विड गोल्ड या तरल सोना कहा जाता है। तो जो कच्चा तेल निकाला जाता है वो यूज करने के लायक नहीं होता है, उनको रिफाइंड किया जाता है। उसी रिफाइनिंग की प्रोसेस में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल निकलते हैं। इनके साथ ही बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं जो अन्य बहुत सारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं, जैसे उर्वरक का हुआ, सिंथेटिक रबर का हुआ, सिंथेटिक फाइबर का हुआ, दवाई उद्योग, वैसलीन, ल्यूब्रिकेंट, वैग और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के सामान बनाए जाते हैं। भारत में जो पेट्रोलियम पाया गया है वो मुख्यतया अवसादी चट्टानों में पाया गया है जो तृतीय क्रम की चट्टानें हैं। स्वतंत्रता के बाद जब 1956 में ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना की गई, ओएनजीसी के बनने के बाद भारत में तेल खनन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए। ओएनजीसी बनने तक एकमात्र तेल का खनन क्षेत्र डिगबोई था जो असम में स्थित है। तो डिगबोई इंडिया में सबसे प्राचीन तेल का खनन क्षेत्र है। इसके पश्चात बहुत सारे खनन क्षेत्रों की खोज की गई और असम में ही डिगबोई के अलावा नाहरकटिया और मोरान ये 2 प्रमुख प्रोड्यूसिंग एरिया हैं। इसके साथ साथ जो गुजरात है, गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसंबा और लुनेज ये प्रमुख खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं। और इनके साथ साथ मुंबई हाई है। तो मुंबई हाई लगभग 160 किलोमीटर दूर है, तटीय क्षेत्र से समुद्र में है और समुद्र में उस तरह की अवसादी संरचना में से खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है। तो यह शुरू किया गया था 1976 में, जबकि इसको 1973 में 3 साल पहले डिस्कवर किया गया। इन क्षेत्रों को जब हम मानचित्र पे देखते हैं, असम के क्षेत्र में जो तृतीयक युगीन चट्टानें हैं वहाँ कोयला और खनिज तेल दोनों ही आसपास पाए जाते हैं। तो खनिज क्षेत्रों में देख सकते हैं ये डिगबोई है। डिगबोई के अलावा जो खनिज तेल मिलता है नाहरकटिया, मोरान क्षेत्र, ये सारे खनिज तेल के क्षेत्र हैं। जब गुजरात और मुंबई हाई की बात करते हैं तो गुजरात का क्षेत्र देख सकते हैं हम, कलोल का क्षेत्र है, अंकलेश्वर, हजीरा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसी का कंटिन्यूएशन यदि देखें तो ये बॉम्बे हाई, तो ये तेल के क्षेत्र हैं। और यहाँ की जो प्रमुख संरचना है वो अवसादी संरचना है। समुद्र के नीचे उस तरह की संरचना है और यहाँ से पूरा सेटअप करके इस पूरे एरिया से तेल निकाला जाता है। तो ओएनजीसी ने इस तरह का सेटअप किया है और इसको हम इमेज पे देख सकते हैं। ये मुंबई हाई का इमेज है और समुद्र के नीचे ये पाइप गई हुई है पानी के नीचे, और ये पाइप लगी हुई है जमीन के नीचे जहाँ पे तेल पाया गया है। तो मुंबई हाई पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अभी रिसेंटली ओएनजीसी ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के बेसिन में नए तेल क्षेत्रों की खोज किया है और ये कृष्णा और गोदावरी का बेसिन ये इस तरफ यहाँ पे, और इन तेल उत्पादन क्षेत्रों से तेल निकाल के रिफाइनरीज को भेजा जाता है। तो भारत में जो रिफाइनरीज के सेंटर हैं तो ये 2 तरह के हैं। एक है फील्ड बेस्ड, जो तेल उत्पादक क्षेत्रों में ही जो रिफाइनरी स्थित हैं और वहां से रिफाइंड करके तेल को बाहर बाजारों में भेजा जाता है। और दूसरा प्रकार है मार्केट बेस्ड का, कि जो रिफाइनरीज किसी न किसी बाजार के नजदीक स्थित हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं डिगबोई की जो रिफाइनरी है, यहाँ पे ये डिगबोई तेल क्षेत्र में है।
जबकि जो मथुरा और बरौनी की रिफाइनरी, बरौनी यहाँ बिहार में है, जो असम क्षेत्र का तेल है वो बरौनी भेजा जाता है। बरौनी से पाइपलाइन हल्दिया तक जुड़ी हुई है। तो पूरे देश में तेल उत्पादक क्षेत्रों का और रिफाइनरीज को जोड़ने के लिए पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। भारत में और भी जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं, इन रिफाइनरीज को हम देख सकते हैं बठिंडा, पानीपत, मथुरा, यहाँ गुजरात में है, कोयली, डिगबोई, हल्दिया, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं पूरे इंडिया में। इसमें जो तीसरा ऊर्जा का स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस जनरली वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी संरचना कुछ डोमल स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इस तरह की संरचना होती है जो ऊपर अपारगम्य चट्टानें होती हैं। तो जैसे पानी होता है, पानी के ऊपर जो पाया जाता है वो पेट्रोलियम पाया जाता है, और पेट्रोलियम के ऊपर जो पाया जाता है वो नेचुरल गैस पाई जाती है। तो जब निष्कासन किया जाता है तो नेचुरल गैस की पाइपलाइन अलग होती है, और नेचुरल गैस के साथ साथ जो खनिज तेल की पाइपलाइन होती है वो अलग होती है। तो नेचुरल गैस का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और यह विद्युत उत्पादन के लिए, हीटिंग के पर्पज के लिए, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और अब इसको घरों के रूप में, परिवहन के साधन के रूप में, जैसे सीएनजी प्रयोग किया जाता है। भारत में जो गैस उत्पादन की प्रमुख क्षेत्र हैं वो हमारा मुंबई हाई, और मुंबई हाई के साथ साथ जो काम्बे बेसिन है, काम्बे बेसिन के क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है जो भारत को गैस की सप्लाई करते हैं। और कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के साथ साथ गैस क्षेत्रों की भी खोज की गई है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बाद अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये ऊर्जा तकनीक बेसिकली विकसित होती हुई तकनीक के साथ विकसित हुए हैं। और इन ऊर्जा तकनीकों में जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये ऐसे स्रोत हैं जो नॉन एग्जॉस्टिबल हैं, यानी जो समाप्त नहीं होंगे यूज करने के बाद भी, और यह इको फ्रेंडली भी होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें जो दो अयस्क प्रयोग किए जाते हैं वो यूरेनियम और थोरियम है। और यूरेनियम धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जिसमें भारत के अन्य सारे खनिज भी पाए जाते हैं। तो भौगोलिक रूप से जो यूरेनियम का क्षेत्र है उसको हम लोग देख सकते हैं, ये झारखंड के सिंह भूमि जो तांबा का बेल्ट है उसमें पाया जाता है। इसके साथ ही राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जिसमें उदयपुर, अलवर और झुंझुनू जिले हैं। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे भी यूरेनियम पाया जाता है, और महाराष्ट्र में भंडारा में है, और कुछ इसका पोर्शन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। यूरेनियम के अलावा जो दूसरी धातु है थोरियम, तो थोरियम बेसिकली मोनाजाइट सैंड में मिलती है, और ये मोनाजाइट और इल्मेनाइट का जो सैंड है वो पाया जाता है केरला के तट पे और तमिलनाडु के तट पे। तो केरल का जो मोनाजाइट का भंडार है वो विश्व में सबसे ज्यादा है, और ये रिचेस्ट है पूरे वर्ल्ड के लिए। पलक्कड और कोलम दो जिले हैं केरल के, और इसके साथ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और महानदी रिवर डेल्टा उड़ीसा में। तो ये क्षेत्र हैं मोनाजाइट सैंड के जो थोरियम का अयस्क है। भारत में आजादी के बाद 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, और ट्राम्बे में 1954 में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट यह स्थापित किया गया, जिसका बाद में नामकरण बार्क के रूप में यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में हो गया। भारत में बहुत सारे परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं, जो मुख्यतया हैं तारापुर, ये महाराष्ट्र में है, रावत भाटा कोटा में के पास में राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक में, और काकरापार गुजरात में। तो इनकी जब हम लोकेशन देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये कलपक्कम चेन्नई के पास में है, कुडनकुलम ये ऑपरेटिंग है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में यहाँ नरौरा, ये राजस्थान में, रावत भाटा यहाँ पे है, तारापुर ये कर्नाटक में, कैगा, और बाकी जो येलो कलर के इसमें दिख रहे हैं ये निर्माणाधीन है, या ये प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हो पाया है। अब दूसरी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है वो दैट इज सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी तो जब तक सूर्य है ये एनर्जी देती रहेगी। तो सूर्य की किरणों से जो एनर्जी ट्रैप की जाती है वो फोटोवोल्टाइक सेल के थ्रू, और ये वर्तमान समय में आप देखेंगे बहुत सारे घरों की छतों पे लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इनका जो फंक्शन होता है, ये बनती है सिलिकॉन से ये प्लेटें, और इस पे जब सोलर लाइट पड़ती है तो सोलर लाइट में एनर्जी के बंडल्स होते हैं जिनको कहते हैं फोटॉन्स। तो ये फोटॉन पड़ने के कारण इन सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ट्रेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो यह सोलर एनर्जी
कोयले की एनर्जी से या न्यूक्लियर की एनर्जी से काफी ज्यादा इफिशियंट होती है और इससे उत्पादन की प्रक्रिया में प्रदूषण लगभग नहीं होता है। इंडिया चूंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और इंडिया में भी जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे राजस्थान का पार्ट है, गुजरात का पार्ट है, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, वहां पे सोलर एनर्जी की पोटेंशियल सबसे अधिक है। अब सोलर एनर्जी के साथ साथ एक दूसरी एनर्जी है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी भी लगभग ये पोल्यूशन फ्री होती है और ये भी अनएग्जॉस्टिबल सोर्स है, क्योंकि ये समाप्त नहीं होगा। तो विंड को ट्रेस कैसे करते हैं हम लोग? ये ट्रेस करते हैं पवन चक्कियों की हेल्प से। जैसे ये पवन चक्की लगी हुई है और जैसे इस पे हवा पड़ती है ये घूमना शुरू करती है, तो घूमने से जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा से डायनेमो जुड़ा होता है, डायनेमो से टरबाइन चलती है और टरबाइन से एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ये जुड़ जाती है हमारे ट्रांसफार्मर से और ग्रिड से, फिर ये एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है। भारत की लोकेशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे परमानेंट विंड का सिस्टम है, जैसे ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज है, सीजनल विंड है, जैसे मानसूनी पवने हैं। तो ये प्रचुर ऊर्जा के स्रोत हैं। अब भारत के राज्यों की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारे बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हैं विंड से एनर्जी जनरेट करने के। जो चौथा प्रकार है वो है टाइडल और वेव्स एनर्जी। जो समुद्र में तरंगे चलती हैं, धाराएं चलती हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्टोर हाउस हैं एनर्जी के लिए। तो जहाँ पे तरंगे रेगुलरली और ऊंची हाइट पे आती हैं वो ट्रेस किया जा सकता है। जैसे हमने दो उदाहरण पहले के चैप्टरों में देखे थे, एक दुर्गा दुआनी क्रीक में टाइडल एनर्जी के लिए और दूसरा खंबात की खाड़ी में गुजरात के पास में। तो वेस्टर्न कोस्ट बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स को रिसीव करता है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस एनर्जी का। हालांकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा कार्य में नहीं लाया जा सका है। इसी क्रम में एक और गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स जियोथर्मल एनर्जी है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान है उससे बनाई जाने वाली ये ऊर्जा को शो करता है। तो जहां भी मैग्मा निकलता है तो मैग्मा में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर को ट्रेस आउट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। और मैग्मा के साथ साथ बहुत जगहों पे गर्म जल के स्रोत भी मिले हैं और उनसे एनर्जी जनरेट की जाती है। तो भारत में जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स जब देखते हैं तो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे गर्म जल के स्रोत आते हैं और उनसे एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में मणिकरण एक जगह है। मणिकरण में सरकार भूतापी ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। ये जितने भी रेड कलर हमको शो हो रहे हैं ये सारे गर्म जल के स्रोते हैं जहाँ से भूतापी ऊर्जा की संभावनाएं निकलती हैं। अब इसमें जो लास्ट है छठवां, वो है बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी बेसिकली जो बायोलॉजिकल वेस्ट हैं उनसे ऊर्जा का उत्पादन है और यह जो कृषि के अपशिष्ट पदार्थ हैं, म्युनिसिपल, औद्योगिक और जो अदर वेस्टेज है जैसे सब्जियों के कूड़े कचरे हैं, ये सारे जला के इनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इनमें तीन तरह की ऊर्जा है, एक या तो विद्युत ऊर्जा, या तो हीट की एनर्जी, या इससे जो कुकिंग गैस होती है ये भी इससे जनरेट की जाती है और जिसमें CH4 या मीथेन का बड़ा योगदान होता है। यह ऊर्जा जो वेस्ट की समस्या है उसको काफी हद तक कम करती है और पर्यावरण को क्लीन रखने में मदद करती है। तो इस प्रकार के संयंत्र भी इंडिया में चलाए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली के ओखला में म्यूनिसिपल वेस्ट के ऊपर एक संयंत्र बना हुआ है, ऐसे ही कई जगह इस तरह के संयंत्र बन रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं खनिजों के संरक्षण की। तो जो खनिज का संरक्षण है, तो खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे बेसिक रीजन है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो खनिजों का परंपरागत प्रयोग रहा है, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं जनरेट हुई हैं और ये समस्याएं हमारे पर्यावरण पे बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रही हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोयले का प्रयोग बहुत ही ज्यादा वायु प्रदूषण को उत्पन्न करता है। इसी तरह से जो और भी खनिज पदार्थों का प्रयोग है उसने पर्यावरण को बहुत बुरे तरीके से क्षति किया है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का प्रयोग बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से करना है। जैसे ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ऊर्जा के जो ट्रेडिशनल स्रोत हैं उनके बदले में जैसे सोलर पावर, वायु एनर्जी, वेव्स एनर्जी और जो जियोथर्मल एनर्जी हैं, जो न समाप्त होने वाले स्रोत हैं, उनके प्रयोग को बढ़ाना होगा। और साथ ही साथ जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनके रिसाइकलिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनका रिसाइकिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके स्क्रैप को यूज करके हम फिर से उस मेटल को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के खनिज पदार्थ हैं उनके निर्यात पे रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि
इन विधियों से हम खनिज संसाधनों को एक लंबे समय तक के लिए संरक्षित कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।